Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the autoimmune disease. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि वर्ड ही अपना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब वो खुद अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन, क्योंकि दो वर्ड से मिलकर बना है ऑटो इम्यून और लास्ट में अपना डिसीज़। तो डिसीज़ मतलब तो समझ गए होंगे आप लोग। ऑटो इम्यून का क्या मतलब हुआ? ऑटो मतलब होता है खुद और इम्यून मतलब इम्यूनिटी। जब हमारी बॉडी में एक ऐसा डिसीज़ जनरेट हो कि खुद के अगेंस्ट इम्यूनिटी, मतलब हमारी खुद की बॉडी के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, है ना, हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल को ही किल करने लगे, टिश्यू को ही किल करने लगे, इस कंडीशन को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसीज़। तो क्या है? डिफाइन एज द कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली, एक मिस्टेक से, है ना, जानबूझ के तो कर नहीं रहा, मिस्टेक से अटैक बॉडीज ओन सेल और टिश्यू, कि हमारा इम्यून सिस्टम मतलब जो मैक्रोफेजेस थी, साइटोटॉक्सिक टी सेल थी, उन्हें करना चाहिए फॉरेन बॉडीज़ को किल, पैथोजेंस को, लेकिन वो क्या कर रही हैं, मिस्टेक बाय मिस्टेक हमारी ही बॉडी की सेल को डैमेज कर रही हैं। दैट इज़ ऑटो इम्यून डिसीज़। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ स्टार्ट अटैक ऑन बॉडी ओन सेल। वही हम जो मैंने बताया कि अपने अपन को पता है कि हमारी बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं जो कि किसके ऊपर अटैक करती हैं, फॉरेन बॉडी के ऊपर या फॉरेन पैथोजन के ऊपर। लेकिन अब ये जो एंटीबॉडी है किसके ऊपर अटैक करने लगे, सेल्फ सेल, हमारी बॉडी की सेल्स। तो हमारा ये डिसीज़ हो गया ऑटो इम्यून डिसीज़। आगे देखें तो क्या क्या कॉज हो सकते हैं। अब इसका कॉज एक्चुअल ना अननोन है। अगर हम एक्चुअल देखें तो क्या कहा जाता है, जो इसका कॉज है या तो जेनेटिकली है कि सीधे पेरेंट से आप में आ गया, या फिर इसे कहा जाता है अननोन। इसकी क्लियर थ्योरी अभी तक नहीं है, बट फिर भी अगर हम इसे समझने के लिए कुछ थ्योरी दी जाती हैं क्या क्या कॉज हो सकते हैं, है ना। एक कॉज ये है कि एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ सेल एंड फॉरेन सेल। मतलब क्या है कि हमारी जो इम्यून सेल है ना, मान लो यही बी लिम्फोसाइट, इसमें एक एबिलिटी होती है कि एक किस में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, किसको पहचान सकती है, हमारी बॉडी की सेल को, साथ ही साथ जो बाहर से पैथोजन आ रहे हैं, इन दोनों में अंतर इन्हें पता रहता है कि हमें किसे किल करना है। बट अगर किसी कंडीशन में ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला कंडीशन है, इसकी जो एबिलिटी वो लॉस हो जाए, मतलब ये है हमारी सेल्फ सेल और ये है फॉरेन सेल्स यानी कि पैथोजन। अब नॉर्मली इसे पता था कि सेल्फ सेल है, इसे किल नहीं करना है, इसे किल करना है, ये एबिलिटी थी। लेकिन अगर ये एबिलिटी लॉस्ट हो जाए, है ना, ये तब क्या होगा कि दोनों में डिफरेंस ही नहीं कर पा रही, ये दोनों को किल करेगी। पहला कॉज ऑटो इम्यून डिसीज़ का। दूसरा कॉज क्या हो सकता है कि मे बी ड्यू टू मैचिंग ऑफ सरफेस मोलिक्यूल्स। किसके सरफेस मोलिक्यूल्स ऑफ सेल्फ सेल एंड पैथोजन सेल। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। जैसे हमें पता है एक पैथोजन हमारी बाहर से आया हमारी बॉडी में, पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन है, उसमें एंटीजन होंगे, प्रोटीन मोलिक्यूल्स आप मान लो। इस तरीके से हमने लिया कि इसमें जो मोलिक्यूल्स है दैट इज़ ए, जिसके सरफेस में प्रेजेंट है, ये है ए। सेम एस हमारी बॉडी की भी कुछ सेल हैं, हमारी सेल्फ सेल हैं, जिनके सरफेस पर भी जो मोलिक्यूल्स है वो है ए। अब अनफॉर्चुनेटली, है ना, दुर्भाग्यता से दोनों कॉमन मिल गए, तो जो आपकी बॉडी की इम्यून सेल हैं वो इस पैथोजन वाली सेल को तो किल करेंगी ही, लेकिन क्योंकि ये दोनों मोलिक्यूल्स एक से मिल रहे हैं तो अब वो हमारी बॉडी की सेल्स को भी डैमेज करने लगेंगे। ये दूसरा कॉज हुआ। तीसरा कॉज क्या हो सकता है कि ड्यू टू डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सप्रेसर सेल। अब जैसे मैंने बताया था कि किसी हर घर में लड़ाई होती है, तो एक होता है समझदार व्यक्ति कि मतलब जब बिल्कुल एक दूसरे को, एक होता है गुस्से वाला जो लगा है बिल्कुल लड़ने, एक होता है समझदार सा बुजुर्ग, वो समझाएगा कि बेटा बेटा बस करो, हो गया, है ना। तो जो वो समझाता है ना सप्रेसर सेल, मान लो वो बुजुर्ग है ही नहीं, तो अब तो लोग लड़ ही रहे हैं, जो कि परिवारों में होता भी है। जैसे ही कोई बुजुर्ग गया फिर बस लड़ाई चालू। सेम एज अगर ये सप्रेसर सेल का अमाउंट कम हो जाए जो कि रोक रही थी, मतलब इसी को समझ लो। देखो ये हमारे पास एक साइटोटॉक्सिक टी सेल जो कि किल कर रही है पैथोजन को। अब क्या हुआ, वैसे मैंने ये अपनी जो टी सेल पढ़ी थी ना उसमें डिटेल में बताया, आप देख सकते हो। अब ये क्या कर रही हैं, इसको किल कर रही हैं। ऐसे हमारे पास इतने पैथोजन थे, ये पूरे किल हो गए। अब इसे रुक जाना चाहिए क्योंकि भाई पैथोजन तो किल हो गए, अब हमारी सेल्फ सेल हैं, तो इसे रोकने का काम करती है सप्रेसर सेल। इसे सप्रेस करेगी कि बस अब तुम रुक जाओ, अब हमें किल नहीं करना।
लेकिन अगर इसका अमाउंट डिक्रीज़ हो जाए, है ना, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए, अब इसे रोक नहीं पाएंगी। और ये जो साइटोटॉक्सिक थी, इसने पैथोजन को तो किल किया ही, साथ ही साथ हमारी बॉडी को भी किल करने लगेगी। यही लिखा है कि एक तो इसका डिक्रीज अमाउंट हो, दूसरा चीज़ इंक्रीज एक्टिविटी या अमाउंट ऑफ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या होती हैं? ऐसी सेल जो कि इस साइटोटॉक्सिक सेल को पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब इन्हें क्या करती है? एक्टिवेट। साथ ही साथ किसको? बी लिम्फोसाइट को भी क्या करती हैं? एक्टिवेट, एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। तो अगर इनका अमाउंट ज़्यादा है तो भाई इसे तो किल कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी किल करने लगेंगी, अपनी बॉडी की सेल्स को, टिश्यू को। कुछ एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अब डायबिटीज़ के भी ना कुछ टाइप होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इनपीडस। जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे। यहाँ क्या है? इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब डायबिटीज़ का क्या मतलब हुआ कि शुगर लेवल का बढ़ना ब्लड में, किसके वजह से? इंसुलिन के वजह से। ये देखो डिपेंडेंट लिखा ना। तो अगर क्या हो जाए, जैसे मैंने नॉर्मल बताया था, इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करना, इंसुलिन का काम है। लेकिन अगर अब क्या हो जाए, आपकी बॉडी में ऐसी सेल बन जाए जो कि इंसुलिन किससे प्रोड्यूस होता है? बीटा सेल से। ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है बीटा सेल से। अब अगर ऐसी सेल बन जाए जो इसे ही इनहिबिट कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं, बीटा सेल जितना कम, इंसुलिन का अमाउंट भी उतना कम। और इंसुलिन का अमाउंट जितना कम, क्योंकि ब्लड शुगर को कम कर रही थी, तो इसका अमाउंट ज़्यादा होता तो ब्लड शुगर कम। लेकिन इसका अमाउंट जितना कम होता जाएगा, आपकी शुगर का लेवल उतना ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा। तो यही कंडीशन है कि अगर ये हो जाए तो एक तो ये चीज़ हो सकती है ना कि आपके एंटीबॉडीज़ बन गए, सेल्फ एंटीबॉडीज़ बी सेल के खिलाफ। इंसुलिन कम, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा, डायबिटीज़ हो गई आपको। दूसरा एग्जाम्पल है मायस्थेनिया ग्रेविस। अब इसे हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पढ़ेंगे और वहीं समझ में आएगा। तो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? एक जंक्शन किस किस के बीच में? न्यूरॉन और मसल के बीच में। और उसी में होती हैं आपकी इम्पल्स ट्रांसमिट, आपकी नर्व से आपकी मसल में, उस हिसाब से मूवमेंट होते हैं। तो वहाँ पर जो पूरे इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है ना, उसमें कुछ रिसेप्टर रहते हैं, उसी की हेल्प से होता है। रिसेप्टर फॉर एसिटिल कोलाइन, जिसे निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि उन निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ बनते हैं। और अगर वो रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो गए तो अब जो आपकी इम्पल्स हैं वो न्यूरॉन से, नर्व से आपकी मसल में नहीं जाती, और फिर आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये जो हम नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इनमें डिफ़िकल्टी आने लगती है मूवमेंट्स में। इसके अलावा तीसरा है हमारा रिमोटॉइड अर्थराइटिस। रिमोटॉइड अर्थराइटिस क्या है? बट को तोड़ दो। आर्थर या आर्थरो जो पूरा हमारे रिलेटेड रहता है जॉइंट से, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इस कंडीशन में क्या होता है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है, लंबे समय तक चलते हैं। कई लोगों के जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है। तो ये हमारा तीसरा टाइप है ऑटो इम्यून डिसीज़ का। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।